सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वुमेन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई के। और मैं इसे हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा ताकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सीबीएसई में होने के बावजूद भी वो इंग्लिश को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसे हिंदी में ही एक्सप्लेन करेंगे। सो बिफोर कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, हम पहले जान लेते हैं वुमेन आई हमारे बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गेन है जो कि लाइट को रिसेप्ट कर सकता है एंड जिसके पास सेंसेशन ऑफ लाइट है। और बाकी कोई हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गेन प्रेजेंट नहीं है जो कि लाइट को रिसेप्ट कर सके। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जो लाइट होता है, लाइट ये क्या होता है, मतलब किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और पार्टिकल्स। तो इसका आंसर आपको इन मिडल ऑफ वीडियो मिल जाएगा एंड इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो हम लाइट में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वुमेन आई, बिकॉज ये चैप्टर ही रिलेटेड है वुमेन आई से। तो हम सबसे पहले वुमेन आई के डायग्राम को अच्छे तरह से समझ लेते हैं। तो ये हमारा हो गया वुमेन आई का डायग्राम। इसे आप ड्रॉ करना सीख ले, बहुत बार एग्जाम्स में ये आता है ड्रॉ करने को, और इस पर अच्छे खासे मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये हमारा वुमेन आई का डायग्राम है जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया। कोई भी लाइट अगर इंटर करती है यहाँ से तो सबसे पहला कॉर्निया पे टकराती है एंड देन आफ्टर ये होता है बीच में वैकेंट जो कि भरा होता है एक्वस ह्यूमर से। ये एक्वस ह्यूमर एक टाइप का लिक्विड आप इसे बोल सकते हैं, ये इसमें भरा हुआ होता है। और जहाँ तक कि आप जानते होंगे लिक्विड भी कुछ रिफ्रैक्शन करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन। लिक्विड भी कुछ रिफ्रैक्शन करता है और उसके बाद लाइट इस होल से होकर गुजरता है। इस होल को, इस खाली जगह को हम बोलते हैं प्यूपिल एंड ये जो है इसे हम आइरिस बोलते हैं। हम सबके काम को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, पहले सारे ऑर्गन्स को देख लें। और ये होता है हमारा आई लेंस, ये होता है हमारा सिलियरी मसल्स, ये और ये जो जुड़े होते हैं आई लेंस को होल्ड किए रहते हैं इसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड यही होते हैं जो कि आई लेंस को होल्ड किए हुए रहते हैं। एंड उसके बाद ये जो खाली जगह होता है इसमें भरा होता है विट्रस ह्यूमर, जो कि हमारा विट्रस ह्यूमर। एंड देन इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पे। ये वाला पार्ट होता है जो कि बना होता है रॉड सेल और कोन सेल से मिलके, रोड और कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स सेल्स के नाम हो गए जिससे ये रेटिना बना होता है। एंड यहाँ से होके ये सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं। इसमें विट्रस ह्यूमर भरा होता है ये पूरा। एंड यहाँ पे जो प्लेस होता है इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ओके, तो होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो हम बारी बारी सबका फंक्शंस जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया होता है जो हमारे आउटर इन्वायरमेंट को और आँख के ये जो होता है इसको यहाँ पे इसको सेपरेट करता है। ये होता है पहला हमारा आँख का पार्ट। फिर उसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। फर्स्ट जो आएगा वो होगा एक्वस ह्यूमर। इसे याद करने के लिए ट्रिक मैं दे दूँ, ए है पहले आता है और बी बाद में आता है। अगर अल्फ़ाबेटिकल आप देखें तो ए पहले आता है इसलिए एक्वस ह्यूमर यहाँ पे रहेगा एंड विट्रस ह्यूमर यहाँ पे रहेगा। सो ये इसमें लिक्विड भरा होता है एंड ये होता है प्यूपिल। तो प्यूपिल इस जगह को बोलते हैं और इसे बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस का काम क्या होता है बेसिकली?
इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अगर किसी लेंस को, यहाँ कोई लेंस है और अगर इधर से कोई लाइट जाता है, इधर से ऐसे ही रफली ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे कोई फॉर्म करता है, तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा और अगर हम इस लेंस को आधा ढक दें ब्लैक कपड़े से या कुछ भी से, तो इस इमेज के साथ क्या होगा? तो बेसिकली इसका आंसर है कि ये इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब इंटेंसिटी से आपको क्या समझ में आता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट की इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस कुछ कम हो जाएगी। इमेज पूरा आपको क्लियर मिलेगा लेकिन उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ओके, तो यही काम यहाँ पे आइरिस करता है, इस लेंस को इधर से ढकता है। अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी उसे अलाउ करता है पीपल से अंदर जाने के लिए। हो गया। उसके बाद आता है ये लेंस। ये लेंस होता है कन्वेक्स लेंस हमारे आई में। ओके, एंड ये जो होता है ये चेंजेबल होता है। अगर ये सिलियरी मसल्स इसे खींचे तो ये पतला भी हो सकता है, और अगर सिलियरी मसल्स इधर दबाएं तो ये मोटा भी हो सकता है। ये चेंजेबल होता है ये हमारा आई लेंस। यही हेल्प करता है दूर और पास की चीज़ों पे फोकस करने में, ये सिलियरी मसल्स। और उसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ विजन। अकोमोडेशन, accommodation means the ability of our eye to change its focal length of its lens. ओके, इसके बाद होता है ये विट्रस ह्यूमर, जो कि एक आई को शेप देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड आफ्टर डैट ये होता है रेटिना, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, और यहाँ होते हैं रॉड सेल एंड कोन सेल, जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कलर को रिसेप्ट कर पाते हैं, और तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। और यहाँ होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये जंक्शन है ऑप्टिक नर्व्स का और रेटिना का। ओके, तो गाइज हमने आई के डायग्राम को पूरी तरह से समझ लिया है, और अब हम रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानेंगे जो इस चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। स्टार्ट करते हैं। अकोमोडेशन, ये बेसिकली होता क्या है? तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमारी आई किसी भी चीज़ पे फोकस कैसे करती है। इसे आपको समझने के लिए आप सबसे पहले अपने सामने एक उंगली को निकाल लें और अपने उंगली की तरफ ध्यान से देखें, ठीक है? और धीरे धीरे अपना जो फोकस है पीछे अपने कॉपी या पेन या मोबाइल की तरफ फोकस को शिफ्ट करें। आपने नोटिस किया होगा कि आपको फोकस शिफ्ट करने में कुछ टाइम ज़रूर लगा होगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। पहले आप अपनी उंगली को देखें, मोबाइल को नीचे रखते हैं, एंड देन आफ्टर मोबाइल को ध्यान से देखें। आपको ऐसा लगा होगा कि आपको शिफ्ट करने में कोई टाइम लगा होगा। सो यही टाइम है जब हमारे लेंस अपने फोकल लेंथ को चेंज कर रहे हैं। जैसे हमारा फोकल लेंथ, अगर पास की चीज़ों को देखना है तो हमारा फोकल लेंथ आई का कम होगा। ओके, हमारा ये जो लेंस है आई का ये कुछ ऐसा होगा, और इसका सेंटर लगभग यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे, तो फोकस यहाँ पे होगा। ओके, और जब हमें दूर की चीज़ों को देखना है तो इस लेंस को अपना फोकल लेंथ बढ़ाना होगा। डैट मीन्स ये लेंस और पतला जाएगा, और इसका फोकल, इस सर्कल का सेंटर लगभग यहाँ होगा, और फोकल लेंथ लगभग इसके हाफ पे यहाँ पे होगा। तो अगर आप दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारा आई लेंस थिनर होता है, और पास की चीज़ों को देखते हैं तो आई लेंस होता है जो थिकर हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। तो बस हम इसी को अकोमोडेशन ऑफ विजन बोलते हैं। अगर आप डिफिनीशन की बात करें तो अकोमोडेशन ऑफ विजन का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस और एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ
ये बेसिकली हमें अपने आई लेंस से मिलता है, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे आई लेंस का वो कुछ चेंजेबल होता है। वो मीन सिलियरी मसल जब उसे खींचती है, आप यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से देखें, जब सिलियरी मसल इधर से खींचेगी, ये टाइट होगी तो ये इसको पतला बना देगी इस लेंस को, और जब उधर से ये दबाएगी तो ये मोटा हो जाएगा। सो इसी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ विजन और पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इसके बाद एक और टर्म आता है हमारे सामने जिसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो ये नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट क्या होता है, तो हम इसे सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं। तो नियर पॉइंट क्या होती है, नियर पॉइंट का मतलब ये होता है जब हमारी आँख पास की चीज़ों को देखेगी तो ये थिकर होती जाएगी, मतलब मोटा होगी। जैसे सिलियरी मसल्स उधर से पुश करेंगे और ये मोटा होता है। कोई एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद वो और मीन्स और थिकर नहीं हो सकता है, मतलब सपोज ये सिलियरी मसल्स ने इसे पुश किया और इससे ज़्यादा ये स्फेरिकल मतलब यदि थिक नहीं हो सकता है, तो ये हमारा डिफाइन करता है नियर पॉइंट, और ये होता है 25 सेंटीमीटर। मीन्स अगर कोई भी नॉर्मल वूमेन है तो उसका आँख जो है वो 25 सेंटीमीटर की चीज़ों को क्लियर देख सकता है, उससे पहले जो भी ऑब्जेक्ट है उसे क्लियर नहीं देख सकता है। ओके, और हमारा फार पॉइंट क्या होता है, ये होता है हमारा इन्फिनिटी। तो आप पूछेंगे फार पॉइंट मतलब इन्फिनिटी, मीन्स हमारा आई लेंस कितना थिक हो सकता है ये डिफाइन करता है। तो ये फार पॉइंट आप पूछेंगे कि हमें एकदम इन्फिनिटी की चीज़ें कहाँ दिखती है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा सन, जो कि उतना दूर होते हुए भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो फिर आप पूछेंगे पिछली वाली गली में जब कोई लाइट जलता है तो यहाँ तक हमें क्यों नहीं दिखता, तो आपको बता दूँ उस लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है एंड एटमॉस्फेयर के में जो एयर प्रेजेंट है वो उस लाइट को उधर तक ही रोक देते हैं, वहाँ तक नहीं जा पाती है। लेकिन अगर कोई लाइट अगर वैक्यूम में है तो इन्फिनिटी पे भी क्यों ना हो, बीच में अगर कोई मीडियम ना हो, रिफ्लेक्शन ना हो, तो वो लाइट आपको इन्फिनिटी तक, आप कोई भी लाइट कितनी भी दूर क्यों ना हो आप उसे देख सकते हैं। तो हमारा फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, इसे याद ज़रूर करें। एंड नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो गाइज इसके बाद हमारा टॉपिक आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये क्या होता है, आपने अगर आप याद करें तो आपने इसे क्लास 8 में ज़रूर पढ़ा होगा। हम आपको एक बार याद दिला दें। जो कि हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है 1/16 ऑफ सेकेंड, जिसका मीनिंग होता है कि जैसे कि हमने हमारे ह्यूमन आई का डायग्राम देखा था, तो कोई भी लाइट हमारा जब यहाँ से इंटर करेगी तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इस रेटिना पे। तो कोई ऐसा टाइम जब तक हमारे जो रेटिना है इस पे इमेज रहे उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो हम कोई भी पिक्चर देखते हैं, ये अगर आँख के सामने आपके है और इसे हम एकदम से रिमूव कर दें, फिर भी ये 1/16 मतलब 1 सेकेंड का 16वां भाग जितना अगर हम उसको करें तो उतनी देर तक वो आपके आँख पे ही रहता है। वो मीन्स उसका इमेज आपके रेटिना पे रहेगा, उसे ही हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करके एक बार ज़रूर देखें, एकदम से समझ में ज़रूर आएगा। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन के बाद आता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि मेरे आँख की जो रेटिना होती है इस पर रॉड सेल होते हैं और कोन सेल होते हैं। तो रॉड सेल का काम क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी को पहचानना। तो हमारे में जो होता है रॉड सेल, ये
नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप ऑल की बात करें, उल्लू जिसे रात में दिखता है, उसमें ये रॉड सेल के नंबर्स ज़्यादा होते हैं। डेट्स वाई उन्हें रात को भी अंधेरे में ही कुछ कुछ दिखता है, बिकॉज उनके रॉड सेल की इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा है और लाइट को बहुत कम भी रहे फिर भी वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। और कोन सेल्स का काम क्या होता है? कलर को डिटेक्ट करना। सपोज कोई ह्यूमन है, अगर वो उसे कलर को नहीं पहचान पाता है, डैट मीन्स उसमें कोन सेल्स की कमी है। फॉर एग्जांपल मुझे ही ले लो, मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मतलब मुझे ब्लू कलर और डार्क ब्लू ऐसी कलर्स में कोई पहचान मुझे नहीं आता है। और ये जो यदि कोन सेल्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बीज, मधुमक्खियाँ, जो कि इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज या लाइट को कहें उसे भी वो देख सकते हैं। और वुमेन्स का होता है नॉर्मल। ओके, सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इस चैप्टर का मतलब सोल जिसे कहा जाता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। तो इसमें सबसे पहला आता है मायोपिया, जो कि एक दम से नॉर्मल है, जो कि नियरली अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सबसे ज़्यादा होता है मायोपिया। तो मायोपिया को हम कहते हैं, मायोपिया में क्या होता है, हम दूर की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं नियर साइटेडनेस। आई एम नॉट श्योर अबाउट स्पेलिंग, जस्ट चेक इट। या इट्स करेक्ट। सो मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसमें उल्टा होता है, अगर आप मायोपिया बोल रहे हैं तो इसमें नियर साइटेडनेस अगर बात की जाए, डैट मीन्स आपको दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, बिकॉज जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमारे रेटिना से पहले ही हो जाती है। मैं आपको इसे डायग्राम में दिखा देता हूँ। सपोज ये हो गया हमारा ह्यूमन आई, ये हो गया हमारा लेंस। तो सपोज अगर पास में भी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका लाई करता है तो उसका इमेज फॉर्म, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ओके, इसका अगर लाइट जाता है हमारे आँख पे, तो ये टोटली इसको यहाँ पे ये भेज देता है। ओके, एंड हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है और हमें क्लियर दिखता है। लेकिन अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से आती है या फिर दूर से आती है तो ये कहीं यहाँ पे मिट कर जाती है और हमें इमेज एकदम से क्लियर नहीं दिख पाता है, बिकॉज हमारे जो सेल्स हैं यहाँ पे ना प्रेजेंट हैं, और जब तक सेल पे ना पड़े तब तक हम लाइट को कैसे रिसेप्ट करेंगे। दैट्स वाई हमें इमेज क्लियर नहीं दिखता है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टेड बाय कॉनकेव, CAVE। सो इसे हम करेक्ट करते हैं कॉनकेव लेंस से। सपोज ये हमारा आई हो गया, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है मुझे तो बनाने में अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो बहुत तेज़ी से बन जाएगा ये। तो ये कनकेव लेंस को हम क्या करते हैं, बीच में यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कनकेव मीन्स ये केव की तरह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। तो कनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग होता है। कोई भी लेंस आएगा, रेज आएगा इस लेंस पे दूर से, तो इसे ये हल्का ऐसे ऐसे करके इस पे भेजेगी। ओके, एंड फिर अगेन ये उसको यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा और ये हमारा करेक्टेड हो चुका है। इमेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। पहले हमें इमेज यहाँ पे मिल रहा था अगर पैरेलल रेज दूर से आ रही थी। पास का तो आपका एज इट इज़ नॉर्मल ये बनता है,
क्योंकि उतना भी ये नहीं कर पाता है। ऐसे जाएंगी एंड उसको फिर से यहाँ पे भी ऐसे यहाँ पे मीट कर। आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये अगर आप बना दिए तो आपको मार्क्स इसमें कंफर्म मिलते ही हैं। तो हमने इसे करेक्ट कर दिया है। इसे आप हो सके तो नेम भी दे दें, अच्छा होगा आपके लिए। आई कॉनकेव लेंस एंड इट्स इमेज। ओके, सो हम सेकेंड केस की बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो इस केस में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। IGSTED एंड NESS, फार साइटेडनेस। इसमें आप फार साइटेडनेस की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे इसमें उल्टा होता है। फार यहाँ पे आप देखें, डैट मीन्स नियर की ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिख रही। आपने बहुत टीचर्स को भी देखा होगा, किसी भी बुक्स को ऐसे दूर करके, आंखों से दूर करके पढ़ते हैं। डैट मीन्स उन्हें हाइपरमेट्रोपिया, और ये ओल्ड एज लोगों को ज़्यादा होता है। बच्चों में भी बहुत पाया जाता है, लेकिन ओल्ड एज में होने की संभावना इसकी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है केस, आप देख लें इसे। सपोज ये हो गया हमारा आई, इट्स नॉट परफेक्ट बट कोई बात नहीं। हो गया हमारा लेंस। इसमें होता है हमारा जो कि दूर की रेज आएंगी इन्फिनिटी वाली, तो डायरेक्ट यहाँ पे बन जाएंगी, बट जो पास की रेज आएंगी वो यहाँ पे कहीं रेटिना के पीछे बनेंगी। और फिर भी हमें, बिकॉज हमें तो इमेज रेटिना पे चाहिए होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ तो इमेज यहाँ बन रहा है, फिर हम रेटिना पे हम नहीं देख सकते। इसलिए इस केस को करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कनकेव लेंस, ओ सॉरी कन्वेक्स लेंस। हमारे आँख में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, बट हम इससे नहीं कर पाते हैं फोकस रेटिना पे, तो हम आउटर कन्वेक्स लेंस, कनकेव और कन्वेक्स लेंस भी लेते हैं केसेस के अनुसार। तो ये हो गया हमारा। अगर ये आता है यहाँ से तो ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। ये इसे हल्का सा ऐसे मोड़ के यहाँ पे भेजता है, और फिर ये भी इसे और कन्वर्ज करके यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्म करा देगी। और इन्फिनिटी वाली तो एज इट इज़ जाएंगी, वो आप कर लेना। तो आप इसे भी नाम दे दें। और ये जो होते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन किस कारण से होते हैं, ये आपने एक बार ज़रूर सोचा होगा। तो आपको बता दें कि ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं, इन्हीं का काम होता है अकोमोडेशन में हेल्प करना। लेकिन फेलियर ऑफ अकोमोडेशन क्यों होता है? या तो ये सिलियरी मसल्स एज के साथ साथ ये काम करना बंद कर देती है, या फिर उतनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है, या फिर अगर मायोपिया अगर किसी को होता है, डैट मीन्स हो सकता है बच्चे अगर कुछ ज़्यादा मोबाइल यूज करे या कुछ यूज़ करे तो ये जो होता है ये दब जाता है, और इसका ये जो स्फेरिकल शेप लगभग है ये कुछ इस टाइप का हो जाता है। मतलब ये रेटिना जो है पीछे चला जाता है। फिर भी तो ये अपना सारा काम करेंगी, इमेज यहीं पे बनाएंगी, बट रेटिना पीछे शिफ्ट हो चुका होता है। ऐसे जो सर्कल होता है हल्का पीछे चला गया रहता है, पहले यहाँ पे था रेटिना, अब यहाँ पे चला गया। फिर भी तो इमेज ये यहीं पे ना बनाएंगी इसलिए मसल्स, बट हमारे रेटिना तो रिसेप्टर तो यहाँ पे है, इसलिए हमें ये देखने को मिलता है। तो फेलियर ऑफ अकोमोडेशन भी कह सकते हैं, या फिर चेंज इन आई शेप भी कह सकते हैं। इसी के कारण हमें डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखने को मिलते हैं। तो गाइज इसके सिवाय दो और डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं जिसके बारे में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ। एक होता है कैटरैक्ट, जो कि ओल्ड एज के कारण आता है, आँखों में धुंधलापन टाइप का कुछ, जिसे शायद हम मोतियाबिंद ही कहते हैं। आई डोंट थिंक सो बट आई एम लिटल श्योर अबाउट। एंड एक होता है प्रेस बायोपिया, जिसे करेक्शन करने के लिए हम कुछ सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं।
आप इसे देख लेना। ओके, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं विद द सेम क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। ये जो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है या फिर पार्टिकल के फॉर्म में होता है। तो आपको बता दूं ये दोनों के फॉर्म में होता है और इसे हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल करता है और पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रैवल करता है, जिसे हम फोटॉन्स बोलते हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत है हमारे इस चैप्टर में? तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जो होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है जो कि आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, ग्लास प्रिज्म में होता है। जब भी कोई वाइट लाइट जो कि 7 कलर्स से बनी हुई है, आपने तो ये बेसिक तो पढ़ा ही होगा, तो ये 7 कलर्स में स्कैटर कर जाती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एंड ये जो हम किसी स्क्रीन पे लेते हैं इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और इसका जो होता है ये ऐसे होता है विबग्योर, GYOR। इसे हम विबग्योर बोलते हैं, जो कि 7 कलर्स यही होते हैं जो कि एक वाइट लाइट को बनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली थ्योरी। हर एक लाइट के पास एक अपनी स्पीड होती है और एक अपना वेवलेंथ होता है, जो कि अगर वो लाइट किसी प्रिज्म से होके गुजरती है या फिर रिफ्रैक्ट होती है तो सभी लाइट अलग अलग अपने अपने वेवलेंथ और अपने अपने स्पीड के कारण अपने अपने स्पेस को पकड़ लेते हैं और स्पेक्ट्रम पे वो अलग हो जाते हैं। ओके, एंड स्पेक्ट्रम भी दो टाइप के होते हैं। एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें सारे कलर अलग अलग दिखेंगे, और एक होता है मिक्स्ड स्पेक्ट्रम जिसमें सारे कलर एक में मिक्सअप होते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये जो सीरीज होता है विबग्योर का ही रहेगा। और ये विबग्योर बहुत बच्चे ऊपर से नीचे करते हैं, लेकिन नहीं, वायलेट सबसे नीचे होता है और रेड सबसे ऊपर की तरफ होता है। ओके, तो ये हमारा हुआ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और अगर हम क्या करें, ये जो प्रिज्म थी यहाँ से जो वाइट लाइट गई और ये 7 कलर में यहाँ से डिवाइड हुई, अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक प्रिज्म को उल्टा करके लगा दें, ये जो लाइट यहाँ जाएंगी ये फिर से अगेन सिंगल वाइट लाइट में बाहर निकलेंगी, और इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि अगर हम किसी प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म को उल्टा करके लगा दें तो क्या होगा, तो हमारी लाइट फिर से एक वाइट लाइट बन जाएंगी। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को आपने देख लिया। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा रेनबो। हालांकि इसमें ये रेनबो बहुत सारी चीज़ों के कारण बनता है, जिसमें एक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एंड एक होता है रिफ्रैक्शन। सो हम आगे बढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की तरफ। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टोटली बेस्ड है हमारा पार्टिकल्स थ्योरी पे। क्या होता है, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे जाती है तो उसके लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, कलर, वो पूरी तरह से स्कैटर हो जाते हैं। जैसे कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जब भी लाइट हमारा सन से
अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट करती है, सपोज ये अर्थ हो गया, ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया जहाँ पूरा एयर भरा हुआ है, तो जब लाइट यहाँ जाएंगी तो सारी लाइट यहाँ पे स्कैटर हो जाएंगी और ये स्काई को टोटली ब्लू कर देंगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके पीछे रीजन है? कलर ब्लू स्काई के पीछे। बहुत बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप टोटल दोनों केसेस को अलग अलग लें और इसमें लिख लें। इसमें एक और क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल होता है? रेड सन ड्यूरिंग राइज एंड सेट। सन जब भी उगता है और डूबता है उस टाइम रेड क्यों होता है? तो अगर आप लॉजिकली देखें तो सन जब उगता है तो ये अर्थ से सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है और जब भी सेट होता है फिर भी सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है। तब तक सारी लाइटें यहाँ एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन एक रेड कलर ही होता है जो हमारे आँखों तक पहुँच पाता है, इसलिए हमें सन रेड ही दिखेगा। हम किसी चीज़ को क्यों देख पाते हैं? सपोज ये हमारा ये जो नीचे है ये ब्लू हमें क्यों दिख रहा है? ताकि इसकी कलर हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है। अगर बीच में कुछ आ जाए और सपोज हम बीच में पीला प्लास्टिक लगा दें तो आपको आंखों को क्या दिखेगा? अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगा दें तो आपको येलो कलर दिखेगा। डैट मीन्स आपकी आंखों तक बस येलो ही पहुंच पा रही है। तो हमारी आंखों के पास जो कलर पहुंचे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर इसी से डिफाइन होता है। सो होप आपको ये दोनों टॉपिक जो थे डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्लियर हो चुके होंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जहाँ कलर की बात है, वाइट लाइट इंटू 7 कलर, रेनबो, ऐसे जहाँ पे हम डायरेक्ट डिस्पर्सन ऑफ लाइट लगाएंगे। ये प्रिज्म वाली बात है तो इसमें हम डायरेक्ट डिस्पर्सन ऑफ लाइट का थ्योरी लगाएंगे। और जहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे कलर या एटमॉस्फेयर की बात हो या फिर वैक्यूम से डायरेक्ट इंटर कर रहा है ये एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट लगाएंगे। ओके, तो हम फटाफट से 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि आया हुआ था CBSE 2020 में। इसका क्वेश्चन का कहना है द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस इन द नॉर्मल आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनचेंज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द आई बॉल। इसका तो होगा रिमेन अनचेंज। तो हम समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का कहना है द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म होगा और ये आई लेंस। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो इमेज यहाँ पे सपोज बनता है, ठीक, ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, इमेज यहाँ पे बन चुका है। ओके, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ मूव कराएं तो क्या ये इमेज कहाँ बनेगा? फिर भी इमेज यही रेटिना पे ही बनेगा और इसकी दूरी उतना ही रहेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि अकोमोडेशन ऑफ विजन यहाँ पे वर्क करेगा और उसकी इमेज को यहीं पे फॉर्म होता रहेगा। मतलब इमेज ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए लेकिन इमेज रेटिना पे ही फॉर्म होगा, अकोमोडेशन ऑफ विजन यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, सो हमारा रिमेन अनचेंज्ड ये आंसर सही है। एंड अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कंट्रोल्ड बाय, तो होप आप लोग बता देंगे, ये होता है सिलियरी मसल्स। सो सेकेंड क्वेश्चन, वाइट लाइट्स फॉल ऑन द ग्लास प्रिज्म, द लीस्ट डेविएटेड कलर इज। सबसे डेविएटेड कलर कौन सा था? तो आप प्रिज्म को याद करें, ग्लास प्रिज्म जो कि कुछ ऐसा होता था, VIBGYOR नीचे से VIBGYOR ऊपर की तरफ होता था। तो सबसे ज़्यादा कौन डेविएट हुआ? लाइट सपोज यहाँ से आता था, सबसे नीचे यहाँ होता था, लेकिन सबसे कम कौन हुआ? जो सबसे ऊपर होगा। और सबसे ऊपर क्या होता है? हमारा प्यारा रेड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, अभी मैंने आपको बताया, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ना क्वेश्चन 4, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। सो हमारे यही आंसर सही है। सो अगर आपने पढ़ लिया है वीडियो को तो आप आंसर एकदम फटाक से दे सकते हैं। पावर अकोमोडेशन, मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ आई लेंस ऑफ अ नॉर्मल आइज 4 डायोप्टर, ये आप याद कर लीजिए। डिस्पर्सन ऑफ लाइट
by a prism is due to the change in frequency of light, speed of light, scattering of light, and none of these. It is speed of light. हमारा 6 का आंसर बी होगा. Now question 7. Which of the following color has the least wavelength? Red, orange, violet, and blue. And it's violet. Now question 8. Convex lens of suitable focal length can correct. Convex lens means कैसा होता है? ये ऐसा होता है कुछ. ये कौन सा आई को करेक्ट करेगा? लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपोमेट्रोपिया. So now question 9. The focal length of human eye lens is it's 2.5 centimeter. Which of the following material cannot be used to make lens? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और ये होगा हमारा क्ले, वाटर. लेंस हम किस चीज़ से नहीं बना सकते? लेंस मीन्स जो चीज़ लाइट को पूरी तरह से रिफ्रैक्ट कर दे, मतलब आर पार जाने दे. तो ये क्ले ओपेक है, ट्रांसपेरेंट बाकी सब है, तो इसलिए हमारा क्ले सही आंसर होगा. Where should be an object be placed in the front of a convex lens to get a real image? So of the same size. जहाँ देखें आप सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रखें. यहाँ पे क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ बोला गया है, जिसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है. 2F बोले या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले, बात वही है. इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय द ह्यूमन आई इज ऑन रेटिना. सिंपल. नाउ क्वेश्चन 30. यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर. सिंपल. नाउ क्वेश्चन 14. विच वन इज नॉट अ प्राइमरी कलर? प्राइमरी कलर होता है RBG, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, एंड इट्स येलो. सो इट्स नॉट प्राइमरी कलर. नाउ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. विच वन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी. सपोज ऊपर अगर डायोप्टर आएगा तो नीचे भी डायोप्टर आएगा, ये कट के रेशियो ख़त्म. रेशियो में यूनिट नहीं होता है, इसलिए ये होता है यूनिटलेस. आप आंसर को मैच कर लें, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. होप आपने सभी का आंसर ज़रूर दिया होगा, आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टॉपिक आप कमेंट हो सके तो कर दें. हालांकि मैं तो अपने सिलेबस के हिसाब से अगला वीडियो बनाऊंगा ही. तो हमारा ये बहुत सारे टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं. आप इसे एक बार एक नज़र में देख लें वीडियो पॉज करके. ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर दें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.